एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है रोज शाम 8 बजे हमारे चैनल पर हिंदी की क्लास होती है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो आदिकाल भक्तिकाल का संपूर्ण निचोड़ है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बीसल देवरासो की नायिका का नाम क्या है? राजबती, मृणालवती, रूपमती या राजमती? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज का प्रीवियस क्वेश्चन पर है सभी क्वेश्चन। चलिए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बीसल देवरासो की नायिका का नाम क्या है? हाँ जी, तो दोस्तों आपको बता दें जो बीसल देवरासो की नायिका है उनका नाम है राजमती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब काफी लोग जल्दी में होंगे और वो राजमती को टिक कर गए होंगे। यही होता है, जल्दी का काम शैतान का होता है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए। अब बीसल देव रासो इसकी नायिका जो राजमती है, अब ये कब आया था? बीसल देव रासो कब आया? तो ये कब आया था? 1155 में। आपको इसके सन याद रखने। इसके रचनाकार की बात करें तो इसके रचनाकार कौन है? नरपति। बहुत बार आपने बताया, आपको बताया, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को याद भी होगा। इसके रचनाकार कौन है? नरपति नाल है। यह 4 खंडों में आधारित है। इसमें रस कौन सा है? पेपर में काफी बार पूछा गया कि बीसल देव रासो जो रचना है उसमें किस रस की प्रधान है। तो आप कौन सा रस है? वीर और श्रृंगार रस। मैंने क्या बताया? बीसल देव रासो की नायिका नाम क्या है? राजमती। बीसल देव रासो कब आया था? 1155 में। इसके रचनाकार नरपति नाल है और इसमें वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? जम्बू स्वामी चर्यु, पाहुड़ दोहा, पमचर्यु, महापुराण। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो पाहुड़ दोहा है इसमें कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बाकी की ये स्वामी जम्बू स्वामी चर्यु, पम चर्यु, महापुराण, इसमें कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है? कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांकेतिक अर्थ में लिखने रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को सांध्य भाषा, संध्या भाषा कहा गया। सिद्ध, सूफी, नाथ या कवि? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। तो दोस्तों आपको याद रखना किसको कहा गया? सिद्ध को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब सिद्ध से क्वेश्चन बनता है, सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना सिद्ध साहित्य के जो प्रथम कवि हैं वो कौन है? सर हप्पा। हाँ जी, काफी बार मैंने कराया भी आपको ये क्वेश्चन। सिद्ध साहित्य का प्रथम कवि सर हप्पा को माना जाता है। इन्हें सरोज वज्र और राहुल भद्र आदि नामों से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? सरोज, अभी यार मैंने क्या बताया है? सरोज वज्र, और क्या नाम बताया मैंने? राहुल भद्र। राहुल भद्र। ये अपने पॉइंट जरूर लिखना, मैं आपसे बार बार कहती हूँ, हर क्लास में कहती हूँ, एक पेज ले लिया कीजिए और उसमें सारे पॉइंट लिख लिया कर जो मैं अलग से बताती हूँ। देखो मैंने एक क्वेश्चन में कितने सारी चीजें आपको बताई। मैं क्यों बताती हूँ? आपको कैसा भी क्वेश्चन बन जाए। अभी तो फिलहाल ऐसा बना था क्वेश्चन, कैसा भी बना सकते ना एग्जामिनर, आपका सही जाना चाहिए क्योंकि आपने मेरे चैनल से पढ़ा है। मैंने क्या बताया? सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। किसकी भाषा कहा गया? सिद्ध को। सिद्ध से क्वेश्चन क्या बना? सिद्ध साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो वो सरहप्पा को माना जाता है। इन्हें सरोज वज्र और राहुल भद्र आदि नामों से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप में सर्वाधिक निकट है? चंद्रवरदाई, विद्यापति, अंदहमान, अमीर खुसरो। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा।
हाँ जी। आदिकाल में किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप में सर्वाधिक निकट है? तो दोस्तों आपको याद रखना किसके निकट है? अमीर खुसरो की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे सपोर्ट भी कीजिए। आप लोग क्लास देखते हो, मुझे कमेंट भी नहीं करते हो कि क्लास कैसी लगी, आपका स्कोर क्या रहता है। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, ये क्लास बहुत मेहनत से आपके लिए लेके आते हैं। तो क्या मेरी एक खुशी के लिए आप मुझे एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर सकते? आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग प्लीज मुझे शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट जरूर क्या कीजिए कि क्लास आपको कैसी लगती है। नहीं भी अच्छी लगती है तो वो भी कमेंट कीजिए, जिससे मुझे अपनी कमियां पता चलेंगी। तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट जरूर करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल साकेत्यान ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? चंद्रवरदाई, पुष्पदंत, स्वयंभू, सरहपा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, किसे माना? तो दोस्तों आपको याद रखना, राहुल साकेत्यान ने हिंदी का पहला कवि सरहपाद को माना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से किसने संग्रहित किया? महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, डॉक्टर शहीदुल्लाह, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बनर्जी, महापंडित राहुल साकेत्यान। चलिए इस बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना, सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से महापंडित राहुल साकेत्यान को ने संग्रहित किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल के कवि शरयपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथपंथ के हठ योग का पल्लव आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? जायसी, तुलसी, कबीर, देवसेन। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, आदिकाल के कवि शरयपाद की काव्य धारा विकसित नाथपंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि से में हुआ? तो दोस्तों आपको याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कबीरदास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पेपर में पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग मुझे कमेंट में ये जरूर बताना इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा है। जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं मेरी क्लास, मुझे उम्मीद है एक या दो वाली इनके गलत जाए, बाकी इनके सभी क्वेश्चन सही जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों की जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रभुभाय विषयक यह कथन में से किसका है? धीरेन्द्र वर्मा, राहुल कुमार, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त, मिश्र बंधु। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, अब किसी भी स्टेट से मेरी क्लास देख रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हिंदी साहित्य के लिए ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों आपको याद रखना है इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राम कुमार वर्मा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक पिछाड़ी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम लाल दास, कर्नल टॉड, गौरी शंकर हरिचंद ओझा। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना, नागरिक पिछाड़ी सभा से प्रकाशित पृथ्वी दासों के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले जो विद्वान है वो कौन है? कर्नल टॉड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत स्वर बाहुबली का राज इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, राष्ट्र साहित्य या नाथ साहित्य। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना, भारत स्वर बाहुबली राज इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? तो दोस्तों आपको याद रखना ये जैन साहित्य काव्य धारा का ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब ये किसके लेखक कौन है? लेखक कौन है? शालिभद्र सूरी। शालिभद्र कौन है? सूरी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरा एक नाम है, आप याद रखना। मैंने क्या बताया? जैन साहित्य है जो, उसकी काव्य धारा के ग्रंथ है, ठीक है।
भारतेश्वर, बाहुबली, राज, इनमें से किस जैन साहित्य का विधारा का ग्रंथ है? जैन साहित्य का विधारा का ग्रंथ है। इसके लेखक कौन है? शालिभद्र सूरि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शीलांकित है? वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, बसंत विलास, राउलवेल। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, तो दोस्तों आपको याद है राउलवेल है वो शीलांकित रचना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसकी रचना रोडा नामक कवि ने की। किसने की? रोडा नामक कवि ने। आपको नाम जरूर याद रखना है। मैंने क्या बताया? शीलांकित रचना कौन सी है? राउलवेल है। इसकी रचना किसने की? रोडा नामक कवि ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम कृत मन्नाष्टक की भाषा है? खड़ी बोली, ब्रज, अवधी या राजस्थानी? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, रहीम कृत मन्नाष्टक की भाषा क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना है इसकी जो भाषा है वो है खड़ी बोली, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेट कौतुकम किसकी रचना है? रहीम, कवि गंग, रसखान या दादू दयाल? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना है ये जो रचना है वो किसकी है? रहीम दास की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? शंकराचार्य, रामानंद, रामानुचार्य या माधवाचार्य? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो दोस्तों आपको याद है ये जो श्रेय जाता है वो जाता है रामानंद को, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन मानने वाले इतिहासकार है? जॉर्ज ग्रेसन, गासा दत्तासी, मिश्र बंधु या राहुल साकेत्यान? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार कौन है? तो आपको याद रखना जो इतिहासकार है वो है जॉर्ज क्रिएशन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? रीति काल को, आधुनिक काल को, आदि काल को या भक्ति काल को? हाँ जी, अगर आपने हिंदी साहित्य की डिटेल क्लास पढ़ी होगी तो इसका आंसर तुरंत दे दोगे। तो मैंने क्या बताया था, हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी। और अगर ये पूछा जाए ये किसने कहा है तो आपको याद रखना ये कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। मैंने क्या बताया, हिंदी साहित्य के भक्ति स्वर्ण, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा गया? तो भक्ति काल को कहा गया। और किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, राहुल साकेतियन, आचार्य प्रसाद द्विवेदी? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? तो दोस्तों आपको याद रखना वो किसने कहा था। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल कहा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? आचार्य प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, जॉर्ज ग्रेसन या रामचंद्र शुक्ला? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? तो दोस्तों आपको याद रखना इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आचार्य प्रसाद द्विवेदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? संत काव्य, छायावादी काव्य, राम भक्ति काव्य या सूफी काव्य? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो छायावादी काव्य ये भक्ति काल का नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवार वैष्णवों की संख्या है 9, 11, 10 या 12? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना अलवार वैष्णवों की संख्या है वो 12 थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।
जो अलवार थे ये तमिल कवि एवं संत थे। तमिल के क्या थे? तमिल के थे। और ये क्या थे? कवि थे और संत थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछे भी गई है। मैंने क्या बताया? अलवार वैष्णव की संख्या 12 थी। ये कौन थे? तमिल कवि और संत थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? राउलवेल, बीसल देव रासो, हम्मीर रासो, भरत तीसर, बाहुल बली रास। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये मत सोचना कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हो या डिप्टी प्रोफेसर भी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके क्वेश्चन यही है, यही पेपर में बनते हैं। अगर आपने ये क्लास पढ़ ली तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपको मैंने कितने डीप में वो ई के पॉइंट होता है, अगर मेरी इसमें एक पॉइंट लिखा उसको भी मैंने बहुत अच्छे से आपको डिफाइन किया है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है मैंने क्या बताया, बीसल देव रासो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब बीसल देव रासो नरपति नाल द्वारा सन 1155 ईस्वी में रचित एक श्रृंगारिक रचना है। कब रची गई है? किसके द्वारा रचित है? नरपति नाल द्वारा रचित। कब आई थी? 1155 ईस्वी में। देखो सन याद रखना, सन से क्वेश्चन बनते हैं। और ये क्या है? एक श्रृंगारिक रचना है। आपको ये याद रखना है ये क्या है? एक श्रृंगारिक रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी पॉइंट पेपर में पूछे गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया? निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? तो बीसल देव रासो। बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नाल। और ये कब आई थी? 1155 ईस्वी में रचित एक श्रृंगारिक रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? विद्यापति, सरप्पा, अमीर खुसरो या स्वयंभू? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना? स्वयंभू को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? नेमिनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ या आदिनाथ? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं गारंटी दे सकती हूँ इसमें सभी लोग कंफ्यूजन में आएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता मत्स्येंद्र नाथ, जिसे हम क्या कहते हैं? मच्छंदर नाथ के शिष्य। मत्स्येंद्र नाथ क्या, आपको मच्छंदर नाथ भी मिल सकता है। उनके शिष्य कौन थे? गोरखनाथ को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब आधे से ज्यादा लोग, जहां मैंने मत्स्येंद्र नाथ बोला था, मच्छंदर नाथ, उनने वही टिक कर दिया। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। भाई मेरा तो क्वेश्चन सही होगा, लेकिन क्या है, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? मच्छंदर नाथ के शिष्य। ये शिष्य थे इनके, कौन थे? गोरखनाथ को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने बोला था आप लोग कंफ्यूजन में आओगे। मैं बता सकती हूँ कि आप लोग इधर कंफ्यूजन में आओगे, क्योंकि आप मुझसे स्टार्टिंग से पढ़ते हो। सभी नहीं आएंगे, जो स्टार्टिंग से सारी क्लास पढ़ी होंगे वो नहीं आएंगे, ये भी कह सकती हूँ। लेकिन जो अभी अभी आए हैं उन्हें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? कामायनी, कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो या बीसल देव रासो? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, मुझे सभी लोग कमेंट में ये जरूर बताना कि आज की क्लास में आपका स्कोर क्या रहा है और आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे, आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। इससे मुझे एक आइडिया लगेगा। आप सभी लोग कमेंट करते हो, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, बहुत सपोर्ट करते हो, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताया कीजिए कि आप लोग का स्कोर क्या रहता है। जल्दी से बताइए, अभी इसका आंसर बताइए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी।
हमारा नेक्स्ट तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गोरी शोभे सेज पर मुख पर डारे केश पंक्ति किसके द्वारा रचित है? घनानंद, बिहारी, विद्यापति या मीर खुसरो? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, गोरी शोभे सेज पर मुख पर डारे केश पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो दोस्तों आपको याद रखना है ये जो पंक्ति है वो अमीर खुसरो द्वारा रचित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। और अमीर खुसरो ने ये रचित कब की थी, ये पंक्ति कब रची थी? तो कब रची थी? इनके जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन कौन थे? निजामुद्दीन कौन थे? औलिया की मृत्यु पर इन्होंने लिखे थे। ये कब लिखे थे? निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर लिखे थे। मैंने क्या बताया? गोरी शोभे सेज पर मुख पर डारे केश, यह पंक्ति अमीर खुसरो ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर लिखी थी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। और कब लिखी थी? निजामुद्दीन औलिया इनके जो गुरु थे, उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो ये पंक्तियां लिखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की? नरपतिनाथ, चन्नवरदाई, विद्यापति या मीर खुसरो? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाने कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? दोस्तों आपको याद रखना, अमीर खुसरो आदिकाल के एकमात्र कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली में रचना की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब इधर से एक क्वेश्चन बनता है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो आपको याद रखना, अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? अबुल हसन। दोस्तों वास्तविक नाम से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अभी मैंने फिलहाल में एक क्लास डाली है, 2-3 दिन पहले ही डाली है क्लास, उपनाम करके। वो क्लास जरूर देखना, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है, मुश्किल से 15 मिनट की क्लास है। उस क्लास में जितने भी वास्तविक नाम पूछे जाते हैं सभी के, जितने भी उपनाम पूछे जाते हैं वो पूरे मैंने कराए हैं एक क्लास में। मात्र 15 मिनट की क्लास देखोगे, आपके सारे ये डाउट क्लियर हो जाएंगे कि किसे क्या बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? श्री सिंह, जय सिंह, कीर्ति सिंह या माधो सिंह? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो विद्यापति है ये कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सिद्धों और नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? सरयपाद, मत्स्येंद्रनाथ, चरपरीनाथ या कन्हप्पा? कनप्पा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, कौन सिद्धों और नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाने कितने एग्जाम में डायरेक्ट ऐसी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी लोग इसका जल्दी से सही आंसर बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना, सरयपाद सिद्धों और नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। दोस्तों इधर से एक क्वेश्चन बनता है कि सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। पेपर में बहुत बार पूछा गया कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है? सरहप्पा को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आला खंड के नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? कुमार रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो या हमीर रासो? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आला खंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो दोस्तों आपको याद रखना, आला खंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? परमार रासो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब इधर से बनता क्वेश्चन कि परमार रासो के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना कौन है? जगनिक। मैंने क्या बताया? परमार रासो के लेखक जगनिक है। और आला खंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? परमार रासो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रवरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज रासो, कुमार राजा, राजा जयसिंह या बीसल देव? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चंद्रवरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो चंद्रवरदाई है वो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है? वज्रयानी साधना, हठ योग साधना,
काल भैरव साधना या सम्यक साधना? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या था? हठ योग साधना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने क्या बताया? गोरखनाथ सर की साधना पद्धति का नाम हठ योग साधना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? जोइंदू, जिनमत सूरी, राम सिंह या धनपाल? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? पहाड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो पहाड़ दोहा ग्रंथ है इसके रचनाकार कौन है? राम सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। देखो दोस्तों, जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको बताने लायक, तो मैं वहां पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर बताऊंगी, जहाँ पे मुझे लगता है कि आपको इधर पॉइंट बताने चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं रहीम, जयदेव, सुंदरदास या विद्यापति? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, तो दोस्तों आपको याद रखना, मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाने जाते हैं? विद्यापति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब ये सभी को, ज्यादातर लोगों को आंसर ये पता होगा कि मैथिल कोकिल नाम से विद्यापति जाने जाते हैं, लेकिन क्यों जाने जाते हैं ये बताइए मुझे। तो दोस्तों आपको याद रखना, आदिकालीन कवि विद्यापति को मैथिल भाषा में पदावली की रचना करने के कारण मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? आज इन्होंने मैथिल भाषा में पदावली की रचना की थी, जिस कारण से इन्हें क्या बोलते हैं? मैथिल कोकिल। देखो आपको ये तो पता है मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, लेकिन आप एक हिंदी के स्टूडेंट, आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हो, पेपर में आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपसे, चलो पेपर में नहीं भी बनता, कोई आपसे पूछ ही सकता है कि मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति को ही क्यों जाना जाता है। तो आपको बता सकते हो कि आदिकालीन कवि विद्यापति को मैथिल भाषा में पदावली की रचना के कारण मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और रासों में कितने समय है? 59, 69, 89? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 59 है, 79 है, 69 है या 89 है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, तो दोस्तों आपको याद रखना, पृथ्वी और रासों में कितने? 69 समय है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? अवहट, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी या देसी हिंदी? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना, चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम से पुकारा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पुरानी हिंदी, ऑप्शन सी। दोस्तों ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं बार बार बोल रही हूँ आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को पूरा देखा कीजिए। उसके बाद मुझे स्कोर जरूर बताना, सभी लोग आपका स्कोर क्या है, देखते हैं किसका स्कोर कितना जाता है, मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि आप लोग अगर मेरी डेली क्लास पढ़े हो तो आपका इतना स्कोर जा रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? पमचरियो, पावड़दोहा, भविष्यत का या चित्रावली? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, क्या है? चित्रावली अपभ्रंश भाषा की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, ऑप्शन डी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर करना। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट दोनों पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर बनाए रखिए। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करते हो इतने प्यारे प्यारे, सच में दिल से इतनी खुशी होती है कि आप लोग इतना मुझे सपोर्ट कर रही हो, कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया करती हूँ। 4000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं हमारे, 4000 परिवार, 4000 लोगों का परिवार हो गया ये, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आपका थैंक यू। प्लीज़ आप लोग मुझे ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए, अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।